IBN OPD में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुमति सक्सेना आपको लेके चलती हूँ आज डॉक्टर सूर्यकांत के पास, जो कि यहाँ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट के हेड हैं। आज उनसे हम बात करेंगे सांसों की, यानी कि अस्थमा के बारे में और टीबी एंड चेस्ट के बारे में, और आपको कोरोना के बारे में भी जैसी जानकारी हम देंगे जो रोज़ हम आपको देते हैं कि कोरोना से कैसे बचना है। कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना से लड़ना है। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सूर्यकांत का। कॉमन रेस्पिरेटरी डिजीज कौन कौन सी होती हैं? देखिए, इसी वातावरण से हम सांस लेते हैं और इस वातावरण का प्रदूषण बढ़ रहा है। इसके साथ साथ लोग धूम्रपान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री हैं, बहुत ज़्यादा व्हीकल हैं सड़क पे। उनके कारणों से सांस की प्रमुख बीमारियां दो तरह की, एक संक्रामक रोग और एक गैर संक्रामक रोग। संक्रामक रोगों में निमोनिया है, टीबी है, इस तरह की बीमारियां होती हैं। गैर संक्रामक में एलर्जी है, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, COPD है और फेफड़े का कैंसर है। इस तरह की बीमारियां ज़्यादा होती हैं। डॉक्टर साहब, टीबी एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्या है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को कृपया बताएं। करीब 4.5 लाख, लगभग 4.5 लाख यानी ऑलमोस्ट 1/3 मरीज उनकी टीबी की मृत्यु होती है। अगर हम दिन में कन्वर्ट करें ये, तो रोज़ 1000 लोगों की टीबी के कारण अभी भी मृत्यु हो जाती है। इतनी भयंकर समस्या है, लेकिन भारत सरकार लगी हुई है। पिछले 3 वर्षों में बहुत अच्छे कदम उठाए गए हैं और भारत के प्रधानमंत्री ने पहली बार टीबी को पर्सनलाइज्ड अटेंशन में लिया है। पर्सनली उन्होंने रिव्यू किया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, दूसरे माध्यमों से। दिल्ली एंड टीबी समिट हुई और बहुत सारी नई चीज़ें टीबी के बारे में लाई गई हैं पिछले 3 सालों में। हम कह सकते हैं जैसे टीबी के रोगियों को जो इलाज ले रहे हैं उनके खाते में 500 रुपये महीना एक पोषण भत्ता देना एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी कदम है। दूसरा, टीबी के नोटिफिकेशन को बढ़ाना। अभी तक हमारे देश में 11 लाख टीबी के रोगियों का लगभग पता नहीं चल पाता कि वो कहाँ आता पता लापता हैं। अभी नए टीबी नोटिफिकेशन के बाद ये संख्या 11 लाख से घट के 5.5 हो गई है, 5.5 लाख हो गई है। तो हम कह सकते हैं टीबी नोटिफिकेशन का भी अच्छा हो गया। और वो क्यों हो पाया? वो 19 मार्च 2018 को एक नया टीबी नोटिफिकेशन लागू हुआ, जिसमें सभी को कहा गया, जो लोग डायग्नोज करते हैं टीबी, जो ट्रीटमेंट देते हैं और जो फार्मास्यूटिकल्स, जो मेडिकल स्टोर वाले दवा देते हैं, उन तीनों को कहा गया कि आप टीबी नोटिफिकेशन कंपलसरी करिए, नहीं तो आपको 2 वर्ष की सज़ा भी हो सकती है। तो इसके कारण टीबी नोटिफिकेशन भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। और पोषण भत्ता जो 500 रुपये महीने दिया जा रहा है, उसके कारण अब जो है वो मरीज भी खुश है। मरीज लगातार दवा ले रहा है, उसको छोड़ नहीं रहा है। उसे मालूम है दवा छोड़ देंगे तो पैसा आना भी बंद हो जाएगा। तो बहुत सारे क्रांतिकारी। तीसरा कदम एक एक्टिव केस फाइंडिंग हुआ है, यानी मरीज के घर घर जाकर 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है तो 2 बलगम की जांच कराएं। इस तरह के नारे के साथ लोग जा रहे हैं, स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर, और ख़ास तौर पर स्लम एरिया में। जी, जैसे 2 बूंद जिंदगी थे, इसलिए अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। वो भी कहते हैं कि अगर भाई 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है तो 2 बलगम की जाँच कराएं। तो काफ़ी क्रांतिकारी कदम मुझे लगता है कि 3 साल में हुए हैं और धीरे धीरे इसका जो अच्छा असर है वो आ रहा है। सुना है धूम्रपान में बहुत सी सांस की बीमारियां होती है, इसका थोड़ा सा विवरण दें। देखिए, धूम्रपान और फेफड़े की बीमारियों का बहुत चोली दामन का संबंध है। मैं आपको बता दूं, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट से शायद आपके दर्शकों को पता नहीं होगा, 40 तरह के कैंसर और 25 तरह की अन्य बीमारियां, कुल 65 तरह के रोग होते हैं। आप सोचिए, केवल एक प्रोडक्ट है और 65 तरह के रोग पैदा करता है। और अगर हम धूम्रपान की बात करें तो जो बीड़ी सिगरेट पीता है उसका 30% धुआं फेफड़े में जाता है और 70% धुआं वातावरण में रह जाता है, जिसको आप अपने सांस में लेते हैं, हमारे फेफड़ों में चला जाता है। इसको हम परोक्ष धूम्रपान या पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। और गर्भवती महिलाओं के लिए तो बहुत ही खतरनाक होता है ये। बच्चों और बुजुर्गों और महिलाओं के लिए पैसिव स्मोकिंग बहुत नुकसानदेह है। पैसिव स्मोकिंग ही उतनी ही नुकसानदेह है जितना कि एक्टिव स्मोकिंग। हमारे देश में करीब 12 करोड़ लोग ऐसे हैं जो धूम्रपान करते हैं। और धूम्रपान से होने वाली प्रमुख बीमारियां जैसे एलर्जी है, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, COPD है, फेफड़े का कैंसर है, ये तो फेफड़े के अंदर और सांस की नलियों में होती है। और जैसा मैंने बताया कि इसमें लगभग धुएं में, सिगरेट के धुएं में 7000 बुरे केमिकल पाए जाते हैं, जिसमें से 70 ऐसे हैं जो कार्सिनोजेनिक हैं, यानी कैंसर को पैदा करते हैं। तो हम दोबारा आपको कहते हैं कि तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट अच्छी चीज़ नहीं है। इससे 40 तरह के कैंसर हो सकते हैं आपको, 25 तरह की अन्य बीमारियां, कुल 65 का पैकेज आपको मिल सकता है।
सर, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि निमोनिया कैसे होता है, इससे कैसे बचा जाए। देखिए, निमोनिया के बारे में अक्सर हम कहते हैं कि बचपन और 55 ये दो युवावस्थाएं ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं निमोनिया में। हमारे 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उसमें प्रतिवर्ष जो होने वाली मॉर्टेलिटी है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। और इसका प्रमुख कारण है कि हमारे जो बैक्टीरिया हैं, विभिन्न बैक्टीरिया हैं, ये हमारे सांस के द्वार मार्ग में प्रवेश करते हैं। और ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, और ख़ास तौर पे निमोनिया का सीजन बदलते मौसम पर या सर्दी के मौसम में होता है। जैसे इस समय इन्फ्लुएंजा का मौसम है तो इन्फ्लुएंजा निमोनिया होती है, सर्दी में स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया होती है, तो अलग अलग तरह की निमोनिया होती है। और जैसा मैंने बताया कि बचपन और 55 से ऊपर के लोग और गर्भवती महिलाएं, और ख़ास तौर पे वो लोग जिनको डायबिटीज़ है या कोई और इम्यूनिटी से रिलेटेड बीमारी है या और कोई क्रोनिक बीमारी है, वो ज़्यादा खतरे में हैं, वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं निमोनिया से। और इस निमोनिया से 3 तरह का आप सोचिए इलाज होता है। साधारण निमोनिया का ओपीडी बेसिस पे इलाज हो जाता है, कुछ जो गंभीर निमोनिया है उनको भर्ती करना पड़ता है, और कुछ 5% के आसपास निमोनिया ऐसी होती है जिनको हमें आईसीयू में मरीज भर्ती करना पड़ता है। बहुत सीवियर निमोनिया हो जाती है, क्रिटिकल केयर निमोनिया जिसको कहते हैं, हम क्रिटिकल केयर में रखना पड़ता है। उनमें से कईयों को वेंटिलेटर की भी आवश्यकता पड़ सकती है। और इसके अतिरिक्त इन सब उपचारों के बावजूद भी आप सोचिए कि मॉर्टेलिटी भी हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। डॉक्टर साहब, सांस की नली और फेफड़ों का स्टेमिना को हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है कि देखिए, बीमारी से लड़ने के लिए आपको 3 तरह के स्टेमिना की ज़रूरत पड़ती है। पहला बॉडी की इम्यूनिटी यानी शारीरिक जो बॉडी रेजिस्टेंस है वो बढ़ाने के लिए। दूसरा आपका सांस की इम्यूनिटी यानी फेफड़े की इम्यूनिटी। और तीसरा होता है आपका वो होता है आत्मिक बल यानी कि आपकी जो इमोशनल इम्यूनिटी है, मेंटल इम्यूनिटी है, उसको बढ़ाने का, जिसको हम आत्मबल कहते हैं। अब देखिए, शारीरिक इम्यूनिटी आप कैसे बढ़ा सकते हैं? वो बढ़ा सकते हैं हरी सब्जियां खा के, फल खा के, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है। थोड़ा थोड़ा योग करके, आसन करके, व्यायाम करके, तो इससे फिजिकल इम्यूनिटी बढ़ती है। जिम जाने से आपको इम्यूनिटी नहीं बढ़ती है, आपकी केवल मसल पावर बढ़ती है। तो मसल बनाने है, ऐप बनाने हैं, तो आप जिम जाइए। लेकिन वास्तव में रोगों के प्रति लड़ने की क्षमता बढ़ानी है तो योग करिए, आसन करिए और हरी सब्जी खाइए, फल खाइए। फिर आता है कि फेफड़े की इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाए। तो फेफड़े की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको प्राणायाम करना पड़ेगा। प्राणायाम से क्या होता है कि नॉर्मली आप 1 मिनट में जब सांस लेते हैं तो 14-15 बार, एक बार में जब सांस लेते हैं तो आधा लीटर सांस अंदर जाती है। और जब आप प्राणायाम करते हैं यानी एक्सटेंशन ऑफ ब्रीदिंग करते हैं तो ये ज़्यादा मात्रा जाती है फेफड़े के अंदर, फेफड़ा ज़्यादा फैलता है, ज़्यादा सिकुड़ता है। तो जिस तरह से आप जिम जाके बाइसेप्स मसल बना लेते हैं, उसी तरह फेफड़े का ज़्यादा फूलना, ज़्यादा सिकुड़ना, इससे फेफड़े की ताकत बढ़ती है, स्टेमिना बढ़ता है। तो प्राणायाम करिए और फेफड़े की इम्यूनिटी बढ़ाइए। एक और चीज़ है कि फेफड़े को इस वायु प्रदूषण के मौसम में, पैसिव स्मोकिंग के खतरे में कैसे साफ़ सुथरा रखा जाए, उससे भी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो अगर आप स्टीम लेते रहेंगे तो फेफड़े का एक तरह से झाड़ू पोंछा लगता रहेगा, गंदगी साफ़ होती रहेगी, ये भी फेफड़े के स्टेमिना को बढ़ाता है। डॉक्टर साहब, आपको बीच में इंटरप्ट करना चाह रही हूँ। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि सांस की बीमारी जेनेटिक होती है क्या? जिन माँ बाप को अस्थमा है, क्या उनके बच्चों में भी ये हो सकता है? देखो, पहले तो हम जान लें कि अगर एक माँ बाप में किसी को भी, एक को भी सांस की बीमारी है, सांस की बीमारी जेनेटिक बीमारी होती है जिसे हम अस्थमा कहते हैं, तो 25% संभावना ये है कि उनके बच्चों में भी हो सकती है। अगर दोनों माँ बाप हैं तो 50% संभावना हो सकती है। इसके अतिरिक्त बाबा को, दादा को, नाना को, नानी को, चाची को, मौसी को, इन सब से भी थोड़ा बहुत प्रभावित होते हैं जेनेटिकली बच्चे। और इन सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे कोई गर्भवती महिला है, वो जानती है कि मुझे अस्थमा है, तो जैसे ही वो गर्भ धारण करती है वैसे ही उसको प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे कि उसके बच्चे को एलर्जी, अस्थमा ना हो जाए। उसके लिए आपको पैसिव स्मोकिंग से बचना पड़ेगा। उसको गर्भावस्था के दौरान स्वास्थ्यवर्धक भोजन करना पड़ेगा। फास्ट फूड नहीं लेना है, कोल्ड ड्रिंक नहीं लेना है, आइसक्रीम नहीं लेना है, धूल धुआं गर्दा से बचना है। आपके घर में बहुत ज़्यादा सोफ़ा, कर्टेन और ये सब हैं तो वैक्यूम क्लीनर से रोज़ सफाई करनी पड़ेगी। गर्भवती महिला का जो बिस्तर है उस पर बेडशीट बिछी हुई है, उसके तकिया कवर और ये सब रोज़ बदलने होंगे। घर में जाले न लगे हों, सफाई प्रॉपर हो। लेकिन गर्भवती महिला अगर सफाई करेगी तो उसको पेपर डस्ट, हाउस डस्ट, इन सब का एक्सपोजर होगा, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा। जिस कमरे में सफाई, पुताई, रंगाई, पेंटिंग हो रही है उस कमरे में गर्भवती महिला ना जाए, क्योंकि वो भी एलर्जी, अस्थमा को बढ़ावा देते हैं। घर में पेट एनिमल्स नहीं होने चाहिए क्योंकि वो भी एलर्जी, अस्थमा को बढ़ावा देते हैं। घर के अंदर टेडी बियर टाइप के जो खिलौने हैं, जो फर के खिलौने हैं, वो नहीं होने चाहिए, वो भी बहुत एलर्जी का
कारण बनते हैं। घर में कूलर नहीं होना चाहिए, कूलर से भी बहुत एलर्जी बढ़ती है। तो ये सब प्रिकॉशन हमें गर्भवती माँ जैसे ही गर्भ धारण करती है वैसे ही लेना पड़ेगा, और डिलीवरी तक, और उसके बाद जब बच्चा पैदा हुआ तो बच्चे को भी इन्हीं सब चीज़ों से बचाना होगा। तब जाकर हम सुनिश्चित कर पाएंगे कि उसको कम खतरा हो इस तरह की बीमारियों का। डॉक्टर साहब, हमने सुना है कि कोरोना वायरस भी सांस के मार्ग यानी सांस की नली व फेफड़े पर अटैक करता है, इसका क्या कारण है? देखिए, कोरोना भी छींकने और खांसने से बढ़ता है, और ज़्यादातर जो सांस की बीमारियां हैं वो भी छींकने और खांसने से बढ़ती हैं। तो एक तो दोनों का मोड ऑफ स्प्रेड ज़्यादा है। दूसरा, अगर पहले से आपको नाक की एलर्जी है, साइनोसाइटिस है, आपको ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, सांस का कोई अन्य रोग है, तो आप 3 से 4 गुना आपको खतरा ज़्यादा होता है कोरोना संक्रमण होने का। और वो लोग खास तौर पर जिनका अस्थमा कंट्रोल नहीं है, जो इनहेलर अनियमित रूप से ले रहे हैं, जो अपनी सांस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे सांस के रोगी जिनका सांस का रोग कंट्रोल नहीं है, उनमें कोरोना का खतरा भी ज़्यादा है और कोरोना से मृत्यु होने की भी संभावना ज़्यादा है, और गंभीर कोरोना जिसको हम कोविड निमोनिया कहते हैं उसका होने का भी खतरा ज़्यादा है। तो इसलिए ऐसे लोग सावधान रहें। आप सभी को कोरोना होने का खतरा ज़्यादा है, इसलिए घर में रहें, नमस्ते करें, हाथ धोएं और शारीरिक दूरी बनाए रखें, सुबह शाम भाप लें, और अपने सांस की जो दवा चल रही है उसको नियमित रूप से लें। सांस को पूरी तरह से कंट्रोल रखें, अपने चिकित्सक से सलाह लेकर इनहेलर और अन्य दवाओं का प्रयोग करें। डॉक्टर साहब, एक दर्शक जानना चाहते हैं कि कोरोना संक्रमण के गंभीर रोगियों की मृत्यु अक्सर निमोनिया में होती है, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दें। देखिए, 5% कोरोना संक्रमित रोगी ऐसे हैं जिनको गंभीर बीमारी होती है, जिसमें कोविड निमोनिया भी होती है। और उसके कारण ये है कि कोरोना वायरस पहले नाक से घुसता है, और अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो नाक में रह जाता है, ज़्यादातर गले तक पहुंचता है। अगर आपकी इम्यूनिटी ख़राब है तो ये फेफड़े में पहुंच जाता है और फेफड़े को पूरी तरह जकड़ लेता है, उसमें इन्फ्लेमेटरी सेल्स प्रोड्यूस करता है, लीकेज करता है, एक्जुडेट्स करता है, और धीरे धीरे जो फेफड़े का कार्य है यानी ऑक्सीजन को शरीर में पहुंचाना वो प्रभावित हो जाता है। बहुत बुरी तरह सांस फूलने लगती है और धीरे धीरे चोकिंग होने लगती है। वेंटिलेटर की भी ज़रूरत पड़ सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। हालांकि हमारे देश में ऐसे केसेस बहुत कम हैं, इसलिए खतरे की कोई बात नहीं, जो बहुत ज़्यादा घबराने की कोई बात नहीं है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सूर्यकांत, जिन्होंने आपको अस्थमा के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, टीवी के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। समय की कमी की वजह से मैं ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में आपके लिए डॉक्टर सूर्यकांत को मैं फिर से लेके आऊँगी। तब तक सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपने घरों में रहें।